हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द बेस्ट थर्मल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए लेड, बी एल्युमिनियम, सी हीलियम एंड डी स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर हमें जो है बेस्ट थर्मल कंडक्टर मटेरियल को जो है सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर बी होगा, एल्युमिनियम। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये मेजर करती है कि मटेरियल कितना जो है हीट को कंडक्ट करता है। और जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी मेजर्स हाउ वेल अ मटेरियल कंडक्ट हीट। दूसरा, जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं उनमें सबसे अधिक जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो एल्युमिनियम की होती है। यहाँ पर जो गिवन है, एल्युमिनियम हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर जो लेड होता है या स्टेनलेस स्टील है ये कंपैरेटिवली जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। और जो हीलियम है ये जो है गैस होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है लोअर देन मेटल होती है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ सिग्मा, सिग्मा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एंड के are electrical conductivity and thermal conductivities of metal respectively at absolute temperature T, then the correct Weidmann-Frenz law in terms of Lorentz number L। तो यहाँ पर हमें सिग्मा के और एल में जो है रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आता है इसको हम बोलते हैं वीडमैन फ्रेंज लॉ। तो यहाँ पर के एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा टी इक्वल टू होता है एल, तो इसको हमें याद रखना है। यानी के और सिग्मा कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है कांस्टेंट रहते हैं, इनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं वीडमैन फ्रेंज लॉ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, के अपॉन सिग्मा टी इक्वल टू एल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 45 जूल ऑफ हीट एंड डज 11 जूल ऑफ वर्क if it follows another path between the same initial and final states and does 16 joule of work, the heat transferred is। तो एक सिस्टम है जिसमें जो है 45 जूल जो है हीट दे रहे हैं, तो इसमें जो है 11 जूल का वर्क मिल रहा है। अगर इसी जो है सिस्टम को हमें जो है दूसरे पाथ से करना है, तब यहाँ पर जो वर्क डन है ये मिल रहा है 16 जूल का। तो हमें जो है कितनी हीट यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें हम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पर ये है हीट, ये है इंटरनल एनर्जी
एंड ये है वर्क डन। तो जो केस फर्स्ट है यहाँ पर हमें वर्क डन गिवन है 11 जूल का, और जो हीट गिवन है दैट इज 45 जूल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 du इक्वल टू हो जाएगा dq माइनस dw। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 45 माइनस 11, ये मिल जाएगा 34 जूल। और जो इंटरनल एनर्जी होती है ये स्टेट का फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी जो है इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने पर या कोई और पाथ फॉलो करने पर भी जो है इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। केस सेकेंड, यहाँ पर वर्क डन हमें गिवन है 16 जूल एंड du हमारा सेम रहेगा 34 जूल। हमें जो है हीट निकालनी है, यहाँ पर कितनी हीट जो है सिस्टम को हम देंगे यानी ट्रांसफर करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू होता है du प्लस dw। तो यहाँ पर मिल जाएगा 34 प्लस 16, तो यहाँ पर हमें मिल गया 50 जूल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 50 जूल जो है हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल इज रिड्यूस्ड बाय अलाउइंग some gas to escape, the mean free path of the molecules A decreases, B increases, C remains constant any same, and D cannot be predicted। तो अगर हम प्रेशर को जो है रिड्यूस कर देते हैं और गैस को जो है अलाउ कर देते हैं टू स्केप, तो जो मीन फ्री पाथ होता है मॉलिक्यूल्स का ये डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या सेम रहेगा या कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हमें पता होना चाहिए जो मीन फ्री पाथ होता है इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। मीन फ्री पाथ लैम्डा होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो जैसे ही हम प्रेशर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, प्रेशर को घटाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिक्रीज कर जाएंगे, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएंगे क्योंकि जो है गैस क्या हो रहा है, स्कैप हो रहा है यहाँ पर। तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो कोलिजन्स हैं ये जो है लेस फ्रिक्वेंट होंगे, यानी कोलिजन बिकम लेस फ्रिक्वेंट, यानी कम होंगे कोलिजन। जिसके कारण क्या होगी, जो कोलिजन की डिस्टेंस है, दो कोलिजन की डिस्टेंस वह है इंक्रीज कर जाएगी, और जिसके कारण मेन फ्री पाथ भी इंक्रीज कर जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी, और डेट्स वाई लैम्डा विल ऑल्सो इंक्रीज, लैम्डा भी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी होगा, इंक्रीजेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ पीस ऑफ कॉपर एंड जर्मेनियम आर हीटेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 400 केल्विन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस ऑफ ईच डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ ईच इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस व्हाइल जर्मेनियम डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस व्हाइल जर्मेनियम इंक्रीजेस। तो यहाँ पर कॉपर और जर्मेनियम का एक पीस है, इसको हम जो है हीट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर से 400 केल्विन तक। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो रेजिस्टेंस है दोनों का, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
दोनों का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा या दोनों का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। कॉपर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और जर्मेनियम का डिक्रीज करेगा, या जो है कॉपर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा जबकि जर्मेनियम का इंक्रीज करेगा। तो इसको हम देखते हैं मेटल्स के केस में। पहले हम देखेंगे कि जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं मेटल में, यहाँ पर क्या होता है, जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है ये बढ़ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो रेजिस्टेंस है मेटल का यह इंक्रीज कर जाता है। तो मेटल्स के केस में क्या करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो जो कॉपर है हमारा ये मेटल है। दूसरा जो जर्मेनियम है ये है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो चार्ज कैरियर्स हैं ये इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर का डिक्रीज हो जाता है। तो मेटल्स के केस में हमें जो रेजिस्टेंस मिलता है ये मिलता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और जो सेमीकंडक्टर के केस में मिलेगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको हमें ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस व्हाइल जर्मेनियम डिक्रीजेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर इज C equal to AT cube, where A is a constant. The heat to be added to raise the temperature of mass m of the material from T1 to T2 will be। तो यहाँ पर जो लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट गिवन है C equal to AT क्यूब, यहाँ पर A जो है कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ पर जो है निकालना है कि जो है कितनी हीट जो है एडिड की जाए, जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 हो जाए। तो यहाँ पर हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट C इक्वल टू AT क्यूब। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ वी नो दैट Q इक्वल टू होता है MST या MCT। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, MC और DT मिल जाएगा यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 से T2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनल टेम्परेचर हमारा है T2। तो यहाँ पर मिल जाएगा M, C की वैल्यू पुट कर देंगे AT क्यूब DT। तो M ये बाहर आ जाएगा, T को इंटीग्रेट कर लेंगे तो T4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/4 MA और T2 की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, 1/4 MA T2 की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि जो कोफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी का ऑफ गैस का, ये जो है इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर से, या प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, या जो है स्क्वायर के, प्रेशर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम देखेंगे। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है गैस की, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस के इक्वल टू होता है 1/3 एन सी वी लैम्डा एंड वी एवरेज। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, वेयर जो एन है यहाँ पर, ये है नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। सी वी है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लैम्डा है मीन फ्री पाथ। एंड वी एवरेज है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। तो जो मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। एंड एन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के। तो यहाँ पर जो के है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन एंड लैम्डा के। तो के जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर के। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं पी इंटू 1/p। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। ये ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। यानी जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, ये जो है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 5 लीटर ऑफ बेंजीन वेज, ऑप्शन ए मोर इन समर देन विंटर, बी मोर इन विंटर देन समर, सी इक्वल इन बोथ, डी नन। तो जो 5 लीटर बेंजीन है, इसका जो वेट होगा वो समर में जो है मोर देन होगा विंटर से, या विंटर में जो है अधिक होगा समर से, या दोनों में इक्वल होगा, या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है बेंजीन का, ये हमें गिवन है 5 लीटर। कांस्टेंट रहेगा ये वॉल्यूम। मास इक्वल टू होता है रो इंटू वी। वी है वॉल्यूम और ये है डेंसिटी। समर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर जिसके कारण क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं ये एक्सपेंड कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनकी जो डेंसिटी है ये डिक्रीज कर जाती है, और मास भी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन विंटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है ये इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण मास भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोर इन विंटर देन समर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम एल्यूमिनियम एस इक्वल टू गिवन है 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। तो यहाँ पर 40 ग्राम एल्यूमिनियम की हमें जो है थर्मल कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो थर्मल कैपेसिटी क्या होती है। तो थर्मल कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी वाई 1 केल्विन और 1
डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें गिवन है मास 40 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी होती है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाई 1 केल्विन। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एमएस। तो यहाँ से मिल जाएगा 40 इंटू 0.2 इक्वल टू मिल जाएगा 8 कैलोरी पर केल्विन। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। तो यहाँ से मिल जाएगी हमें थर्मल कैपेसिटी 8 इंटू 4.2। तो इसको हम लिख सकते हैं 33.6 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा डी होगा 33.6 जूल पर सेल्सियस। चलते क्वेश्चन नंबर 10। अंडर स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन ए इंक्रीजेस विद टाइम, बी डिक्रीजेस विद टाइम, सी डज नॉट चेंज विद टाइम एंड सेम एट ऑल पॉइंट्स, डी डज नॉट चेंज विद टाइम। तो इस अंडर स्टडी स्टेट में जो टेम्परेचर होता है किसी भी बॉडी का, ये इंक्रीज कर जाता है टाइम के साथ, डिक्रीज कर जाता है टाइम के साथ, या जो है चेंज नहीं होता है टाइम के साथ और सभी पॉइंट्स पर जो है सेम रहता है, या जो है डी डज नॉट चेंज विद टाइम यानी टाइम के साथ जो है चेंज नहीं होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्टडी स्टेट में टेम्परेचर होता है किसी भी पॉइंट का, वह टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन अलग अलग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वह अलग अलग होता है। इन स्टडी स्टेट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम, however temperature may vary from point to point। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी होगा, डज नॉट चेंज विद टाइम। ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा।